गुरुवार यानी 9 जनवरी के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से बोटी बोटी करके हत्या कर दी गई थी। यानी जिस तरीके से आपने कभी चिकन शॉप, मटन शॉप पर देखा होगा कि किस तरीके से जानवरों को उन्हें कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, ठीक इसी तरीके से मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है और उसके बाद उनके टुकड़ों को कुछ बैग्स में, कुछ बोरियों में इस तरीके से रखा जाता है जैसे कोई सामान रखा गया हो। इनमें 35-35 साल के दंपति और 3 उनकी बेटियां, जिनकी उम्र तकरीबन 8 साल, 5 साल और 1 साल के आसपास रही होगी। हत्या करने के बाद जो हत्यारे हैं वो बड़ी सलीके से जो है इनके शव को बेड में, जो कहा जाता है कि बॉक्स वाले बेड होते हैं, उस बॉक्स में ही छिपा दिया गया था। यह घटना रात के तकरीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास हुई थी। इसके बाद जब लोगों को पता चलता है आसपास, तो परेशान और हैरान हो जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सूचना पर पहुंची पुलिस जब वहां देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस पूरे परिवार से किसी की क्या दुश्मनी रही होगी। नमस्कार, आज की क्राइम कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आज हम मेरठ के एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। मेरठ में जिस तरीके से मोइन खान, उनकी पत्नी आसमा और उनकी जो तीनों बेटियां थी, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई थी, अब उस हत्या में एक नया खुलासा हुआ है। इसके साथ साथ क्या कुछ एंगल रहा होगा, जो हमने तमाम रिपोर्ट्स खंगाली हैं, कुछ लोगों से बातचीत की है, उसके बाद हम आपको आज कहानी सुना रहे हैं। कुछ साल पहले ही रुड़की यानी उत्तराखंड में मोइन, जिनकी मौत हुई है, वो वहां पर रहते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। इसके अलावा पार्ट टाइम भी काम करते थे। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से हम बता रहे हैं। उनका भाई, जिस पर अभी हत्या का दोष मढ़ा जा रहा है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, नईम, उसके साथ ये मिलकर इन्होंने छोटी सी डीसीएम खरीदी थी, जिसको आप पिकअप भी बोल सकते हैं। डीसीएम सामान वामान ले जाता है, लेकिन पिकअप जो है वो सवारी ढोने का काम करता है। पिकअप खरीदकर पिकअप भी चला रहे थे और उसी में इन दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुआ था, कहा यह जा रहा है। इसमें नईम ने भी कुछ पैसा मोइन को दिया था ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ाए और जो फायदा होगा ये दोनों आपस में बांट लेंगे। नईम और मोइन दोनों भाई थे। इसके कुछ सालों बाद रिश्ते खराब होने लगते हैं, क्योंकि रुड़की से ही जो मोइन है, जो मृतक है, वो अपने मकान वकान को बेचकर वहाँ से फिर सीधा मेरठ चले आते हैं, इसी नईम के पास। अब यहीं पर जो मोइन है, जो मृतक है, उसकी मुलाकात बगल में, यानी जो नईम, मोइन और एक अमजद, ये तीनों तकरीबन भाई भाई थे, ऐसा रिश्ता। तो जो अमजद की पत्नी है नजराना ने मोइन से कहा कि आप अभी अपना प्लॉट वगैरह बेच कर आए हैं, तो कुछ हमारी मदद कर दीजिए। मेरे पति जेल में हैं, मैं उन्हें जमानत पर रिहा कराना चाहती हूँ, और इसके अलावा जो आपके पैसे होंगे वो मैं आपको होते ही रिटर्न कर दूंगी। अगर नहीं कर पाऊंगी तो अपना प्लॉट जो है, पुरानी जमीन मेरी जो है, वो आपके नाम कर दूंगी। इस पर डील हो गई। तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए मोइन ने नजराना को दे दिए, यानी अमजद की पत्नी को। अब इसके कुछ दिन बाद अमजद की पत्नी पैसे देने में नाकाम हो जाती है, तो वादे के मुताबिक उसे अपनी जमीन यानी अपना प्लॉट आसमा यानी मोइन की पत्नी के नाम पर करना था। सो कर भी दिया। अब मोइन उसी प्लॉट पर, यानी जो अमजद की पत्नी नजराना ने दिया था, उसी प्लॉट पर अपना मकान खड़ा करवा रहा था। मकान बन भी गया था तकरीबन, और इसका लिंटर जो है वो 8 जनवरी को ही ढाला गया था, 8 और 9 जनवरी को। और उसी दिन मोइन जो है वो लिंटर ढलने के बाद, लिंटर बने छत जो होता है, घर का ऊपरी हिस्सा, जिसको आप छत बोल सकते हैं, छज्जा बोल सकते हैं, वो ढलने के बाद मोइन हंसी खुशी अपने इलाके में मिठाइयाँ बांटता है कि चलो मेरा मकान भी बनकर आज तैयार हो गया। सबको मिठाइयाँ खिलाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रात के वक्त उसके साथ ऐसा कुछ होगा। अब जब पूरा परिवार रात के करीब 8, साढ़े 8 बजे होंगे, उस वक्त अपने खाने पीने की तैयारी, सोने की कवायद में जुटा था, तभी उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। और ये खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद जो हत्यारा है वो वहां से फरार हो जाता है। अब जो आरोप लगा है उसके मुताबिक फिलहाल आसमा के भाई, जो मृतिका है, उसके भाई और उसके रिश्तेदारों का कहना है कि
ये हत्या नजराना भी करवा सकती है, क्योंकि नजराना काफी दिनों से परेशान चल रही थी और वो किसी से भी बोलचाल नहीं रखती थी। उसके जो हाव भाव थे वो इसी तरीके से लग रहे थे, और वो जो पैसे थे, पैसे की लेन देन और जमीन जो प्रॉपर्टी वाला विवाद था, उसी मसले में ये सब कुछ हुआ होगा, ताकि वो अपना जमीन भी वापस कर और उसे 4.5 लाख रुपए बाद में अदा भी ना करना पड़े। लेकिन दूसरा एंगल जिस पर पुलिस की शक की सुई है वो ये है कि जिसका मैंने पहले नाम लिया था, नईम, ये तांत्रिक है। इस पर पहले भी हत्या के केसेस हैं और ये बड़े ही सलीके से हत्या करता है और जहां भी रहता है वहां अपना नाम बदल बदल कर रहता है। ये मुंबई में रहा, नासिक में रहा, वहां पर इसने दुकान खोल रखी थी टाइल वगैरह की और कई प्रकार की ऐसी चीजें जो घर की मरम्मतों में काम आते हैं। ये दुकान फिलहाल बंद हो चुकी है और ये वहां पे अपना नाम बदल कर रहता था। वहां भी इसने एक हत्या को अंजाम दिया था। हत्या करने के बाद ये मौके से फरार हो गया था। कुछ दिन अलग अलग जगहों में रहा, कभी राजस्थान में रहा, कभी यूपी के किसी और जिले में रहा, तो कभी बिहार में रहा, यानी तमाम आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये घुमा होगा। उसके बाद ये आकर मेरठ में रह रहा था। अब इस पर आरोप यह है कि इसने हत्या किया अपने दत्तक पुत्र सलमान, यानी जो गोद लिया हुआ बेटा है, उसके साथ इसने हत्या किया। हत्या के बाद ये वहां से जो खून से लगे हुए कपड़े थे उनको बकायदा ये अपने दोस्त के यहां जाता है और दोस्त उस वक्त दोपहर के 12 साढ़े 12 के आसपास या दोपहर के 3 बज रहे होंगे। वो ई रिक्शा चलाता था। वो रिक्शा चलाने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी बेटी थी घर पर केवल। यानी रात में हत्या करता है, सुबह तक ये घूमता फिरता रहता है ताकि किसी को शक भी ना हुआ हो कि नहीं इसने हत्या किया होगा या ऐसा ये कुछ कर सकता है। लेकिन दोपहर के समय जैसे इसको लगता है कि अब पुलिस की शक की सुई इसकी तरफ घूमेगी, तभी ये वहां से फरार हो जाता है और ये अपने दोस्त के घर पर जाता है। वहीं पर अपनी जो दोस्त की बेटी है उससे कहता है कि मैं एक बैग दे रहा हूं तुमको और ये बैग जो है वो किसी को पता ना चले कि मैंने तुमको दिया है, क्योंकि अभी मैं बाजार से वापस लौटूंगा तो तुमसे ये बैग लेकर मैं वापस चला जाऊंगा। वो लड़की अनजान रहती है, उसे भी नहीं पता चलता कि आखिर क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ देना चाह रहे हैं। उसने रख लिया बड़े आराम से और ये वहीं से फरार हो जाता है। जहां पर इसने बैग रखा था, जो बैग रखकर ये फरार हुआ था, वो इसके दोस्त यानी तस्लीम, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो रिक्शा चलाता है। तस्लीम के घर से जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर वो बैग मिलता है। वो बैग जब पुलिस खंगालती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें पेपर्स की कटिंग भी रखी गई होती है। वो पेपर जिनमें नईम के बारे में खबरें छपी थी। ये नईम, इसको पकड़ने के लिए साल 2010 में मुंबई की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी ताकि इसे कैसे भी करके गिरफ्तार किया जा सके। 2005 में इसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था और ये फिर वहीं से अपना नाम बदल बदल कर, जैसा मैंने पहले बताया, वहीं से फरार हो गया था। इसके बाद जब पुलिस ने बैग देखा तो बैग में ये सारे कटिंग मिले। तस्लीम को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। तस्लीम की जो पत्नी, बेटी, वो सब कुछ वहाँ पर पहुँची पुलिस अधिकारियों के सामने और उन्होंने कहा कि उनके पति ने कुछ ऐसा नहीं किया है। अगर आप चाहें तो उनके मोबाइल फ़ोन खंगाल सकती हैं, मोबाइल लोकेशन देख सकते हैं आप। इसके अलावा CCTV तमाम चेक कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, केवल हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, इनसे कोई मतलब हमारा नहीं है फिलहाल। अब जो सबसे ज़्यादा आशंका है वो नईम पर है, क्योंकि नईम सौतेला भाई है मोइन का और ये तांत्रिक भी रह चुका है। तो इसने अब किस वजह से हत्या की, क्या ऐसी रंजिश थी पुरानी, कैसी ऐसी दुश्मनी जो है वो ऐसी बदल गई कि उसने सबकी लाशें बिछा दी, क्योंकि लाशें जो है वो कटर से काटी गई हैं। शव को कटर से काटा गया है, गला धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जो है वो खुल नहीं पाई है कि आखिर क्या वो वजह थी जिसकी वजह से इसने इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं मेरठ में तहलका मचा हुआ है। लोगों के मन में अब लगातार यही ख्याल आ रहा है कि अगले ही पल किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में यही विराम लेंगे। लेकिन आज की घटना को लेकर अगर आपको कुछ, आप मेरठ के आसपास के रहने वाले हैं या फिर इसी क्राइम वाले स्थान से बिलोंग करते हैं, तो अगर कुछ आपको इस घटना के विषय में ज़्यादा जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। हम एक नई कहानी के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे यही उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अपना ढेर सारा प्यार दें, इसे अपने दोस्तों के साथ या और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें, ताकि ये सूचना और क्राइम कथा की जो फैमिली है
वो लगातार बढ़ती जाए। आप सभी का ढेर सारा प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। मेरा नाम है दिव्यांशु। एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने आसपास नज़र बना के रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।